हेलो स्टूडेंट्स, ME 206 में हमारा आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र सस्पेंशन। स्वतंत्र किस हिसाब से होगा वो कि जो एक्सल पे जो व्हील लगे हुए हैं तो हर व्हील पे इंडिविजुअली उसका इंडिपेंडेंटली सस्पेंशन सिस्टम काम करे। मीन्स एक व्हील का इफ़ेक्ट दूसरे व्हील के ऊपर नहीं आए। ये दो तरीके से हो सकते हैं, IFS एंड IRS, यानी इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन एंड इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन. In this, wheel is connected to the carriage unit in a manner such that the rise and fall of one wheel has no effect on the other. When a vehicle with rigid axle suspension experiences road irregularity, the axle tilts and the wheel no longer remains vertical. This causes the whole of the vehicle to tilt to one side, which is not desirable. अब क्या होता है, अगर आपकी ये सॉलिड एक्सल है, मीन्स ये सिंगल एक्सल आपकी रिजिड एक्सल है, इसके दोनों और आपके व्हील लगे हुए। अब अगर क्या होता है कि जैसे रोड पे कोई बम्प आया है तो आपके एक व्हील में इफेक्ट आया और ये आपका व्हील क्या हुआ, अप हुआ। अब ये व्हील अप हुआ तो ये क्या करेगा, इस एक्सल के इस पार्ट को भी अप करेगा, यानी ये एक्सल आपकी टिल्ट होगी। ये एक्सल टिल्ट होगी तो ये व्हील क्या होगा, आपका डाउन होगा। मीन्स जो आपका व्हीकल है वो क्या हो जाएगा, एक तरफ से टिल्ट हो जाएगा, जो कि डिजायरेबल कंडीशन नहीं है। व्हीकल आपका क्या रहना चाहिए, वर्टिकल स्टैंड रहना चाहिए। इट ऑल्सो कॉजेज होल व्हीकल टू वाइब्रेट। इस वजह से, इस कंडीशन की वजह से व्हीकल में वाइब्रेशंस भी आ सकते हैं एंड व्हीकल वॉबल भी कर सकता है। एंड ऑल्सो डिक्रीजेज रोड व्हील अडेशन। इससे क्या होगा, जो व्हीकल की जो रोड पे ग्रिप है, जो अडेशन है, वो उसकी ग्रिप क्या होगी, कम होगी, तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे। इस प्रॉब्लम को रिमूव किस में किया है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में। इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक्सल है उसको दो पार्ट्स में लेते हैं। सपोज ये आपकी एक्सल है और इसमें आपके बीच में एक्सल हाउजिंग लगा दी और ये एक्सल का दूसरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पर दोनों तरफ जो व्हील है, यहाँ जो आपके सस्पेंशन और एक यहाँ सस्पेंशन हो गया, तो ये सस्पेंशन ओनली इस व्हील के लिए वर्क करेगा और ये सस्पेंशन इस व्हील के लिए वर्क करेगा। तो जो सस्पेंशन सिस्टम है वो दोनों के लिए इंडिविजुअली वर्क करेंगे। इसके लिए क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा कि इस व्हील का जो भी इफेक्ट है, चाहे वो व्हील अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, अगर रोड पे कोई पिट होल है, कोई गड्ढा है, तो अगर व्हील आपका डाउन हो रहा है तो उसकी वजह से आपके इस व्हील में दूसरा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये व्हील आपका इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, इसका सस्पेंशन सिस्टम इसके लिए पूरी तरीके से काम करेगा। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, लाइटर स्प्रिंग्स कैन बी यूज्ड इन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। अब इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के लिए हम जो वेट में कम लाइट स्प्रिंग है, वरना हमें अगर सॉलिड एक्सल है तो हमें हैवी वेट की हैवी स्प्रिंग्स काम में लेनी पड़ती है। तो इंडिपेंडेंट के लिए हम दो अलग अलग स्प्रिंग्स काम में ले रहे तो लाइट वेट में लाइट काम में ले सकते हैं। सॉफ्टर स्प्रिंग्स आर यूज्ड विच इम्प्रूव्स साइड कंफर्ट। जो स्प्रिंग है वो थोड़ी सॉफ्ट काम में ले सकते हैं, इससे क्या होगा, कंफर्ट बढ़ेगा। टायर लाइफ इज इंक्रीज ड्यू टू रिड्यूस्ड अनस्प्रिंग वेट। अब अगर हम हैवी स्प्रिंग्स काम में नहीं लेकर जो हम लाइटर स्प्रिंग काम में ले रहे हैं, वेट में लाइट काम में ले रहे हैं, इसकी वजह से जो अनस्प्रिंग वेट है, यानी जो सस्पेंशन के नीचे का जो वेट है वो क्या होगा, आपका कम होगा। इससे क्या होगा, जब अनस्प्रिंग वेट कम होगा तो टायर पे आपके लोड कम आएगा और टायर की लाइफ इंक्रीज होगी। इम्प्रूव्ड स्टीयरिंग प्रिसीजन सिंस व्हील मूवमेंट आर नॉट लिंक्ड। Gyroscopic effect are released because wheels more or less travel with their planes perpendicular to the road surface. इंजन, अब ये आपको पता है कि जैसे ये आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, तो ये बीच में आपके एक्सल हाउजिंग है और यहाँ पर आपकी फ्रेम पे ये दो जगह जो स्प्रिंग्स है, दोनों क्या है, दोनों एक्सल के जो दो पार्ट्स है उनके लिए अलग अलग ये वर्क कर रही है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो हाई रहती है। ग्रेटर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ बेयरिंग्स। अब अगर जब एक्सल आपकी पार्ट्स में है
तो इस वजह से आपको बियरिंग्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। बियरिंग्स ज़्यादा रहेंगे तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी। मोर रिजिड सब फ्रेम और चेसिस फ्रेम रिक्वायर्ड। इसके लिए क्योंकि अलग अलग सस्पेंशन काम में ले रहे हैं तो इसके लिए जो हम सब फ्रेम और चेसिस फ्रेम लेंगे वो ज़्यादा रिजिड होनी चाहिए आपकी। मिस अलाइनमेंट ऑफ स्टीयरिंग ज्योमेट्री विद द वियर ऑफ कंपोनेंट्स। अब अगर जितने ज़्यादा पार्ट्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बियरिंग्स होगी, उतने ज़्यादा उसके वियर टियर होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। अगर वो वियर टियर होंगे तो जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री आपकी वो मिसअलाइन होगी, मीन्स जो व्हीकल का बैलेंस है वो मिसअलाइंड रहेगा। इन द इवेंट ऑफ बॉडी रोल द व्हील कैम्बर ड्यू टू विच कॉर्नरिंग पावर इज रिड्यूस्ड। ये हम जब नेक्स्ट स्टीयरिंग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे कि व्हील कैम्बर कैसे वर्क करता है, इसकी वजह से इसमें क्या इफेक्ट आएगा। इन एन ऑटोमोबाइल फ्रंट एक्सल इज यूजुअली अ डेड एक्सल, रियर एक्सल इज यूजुअली अ लाइव एक्सल विद पावर बीइंग ट्रांसमिटेड टू द रियर व्हील्स। अब जो हमने आपको बताया था कि जो सारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम आपको समझाया था जब, तब हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि जी सपोज यहाँ पे आपका इंजन है, इंजन से आपकी पावर जा रही है किसमें, ट्रांसमिशन में, मीन्स गियर बॉक्स में। इंजन के बाद क्लच के बाद आपका आ गया गियर बॉक्स। गियर बॉक्स से जो पावर है वो आपकी प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू किस में जाती है, डिफरेंशियल में, और डिफरेंशियल से आगे जाती है वो व्हील में। अब हमें अगर रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी एक्सल लाइव है और कौन सी डेड एक्सल कौन सी होगी, जिसमें कोई पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही वो डेड एक्सल होगी, जिसमें पावर ट्रांसमिट हो रही है वो लाइव एक्सल होगी। तो जहाँ पर आपका डिफरेंशियल लगा हुआ है वो एक्सल कौन सी होगी, आपकी लाइव एक्सल। और अगर जहाँ डिफरेंशियल नहीं होगा वो क्या होगी, आपकी डेड एक्सल। तो जनरली क्या होता है, जो व्हीकल में वो आपकी रियर व्हील ड्राइव होती है, तो जो डिफरेंशियल है वो कहाँ पर होगा, आपके रियर में, और जो लाइव एक्सल होगी वो कौन सी होगी, रियर एक्सल। Thus, independent suspension has not become popular for the rear wheels. The rear wheels have to carry a lot of weight, and while the weight on the front wheel remains almost constant, in case of rear wheels, it makes a lot of difference when the car is running empty or when it is fully occupied. Hence, the independent suspension system have been almost universally adopted for the front wheels. अब क्या होता है, जहाँ पर आपकी डिफरेंशियल है ये, और ये आपकी क्या हो गई, लाइव एक्सल। अब डिफरेंशियल होने की वजह से आप इस एक्सल को पार्ट्स में हम ऐसे नहीं बना सकते। अगर पार्ट्स में नहीं बना सकते तो हम इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन नहीं लगा सकते। इसलिए जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का सिस्टम है वो यूनिवर्सली कहाँ अडॉप्ट हुआ है, आपके फ्रंट एक्सल के लिए, बिकॉज जनरली फ्रंट एक्सल आपकी क्या होती है, डेड एक्सल। तो फ्रंट एक्सल में क्या करते हैं कि एक्सल को दो पार्ट्स में करके और वहाँ पर क्या किया जाता है कि इंडिविजुअली सस्पेंशन दोनों के लिए काम में लिया जाता है। तो जो IFS सिस्टम है वो यूनिवर्सली एडॉप्टेड है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है शॉक एब्जॉर्बर। तो शॉक एब्जॉर्बर में हमारे कोर्स में जो है आपके वो है टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर। सबसे पहले शॉक एब्जॉर्बर की डेफिनेशन देखेंगे। शॉक एब्जॉर्बर और डैम्पर्स आर यूज्ड इन द सस्पेंशन सिस्टम टू चेक एनी कंटिन्यूस वाइब्रेशन। अ स्प्रिंग डिवाइस मस्ट बी अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस. If it is more rigid, it will not absorb road shocks efficiently, and if it is more flexible, it will continue to vibrate even after the bump has passed. So we must have sufficient damping of the spring to prevent excessive flexing. आपको पहले भी ये चीज़ समझाई थी मैंने कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग या तो आपकी हार्ड हो सकती है या थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है। अगर हार्ड होगी तो मीन्स वो ज़्यादा स्टिफ होगी, और सॉफ्ट होगी मीन्स उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर हम स्टिफ स्प्रिंग काम में लेते हैं तो वो वाइब्रेशंस को उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि स्प्रिंग वाइब्रेशंस को कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, अपने ऑसिलेशन से, उसके मूवमेंट से, जो स्प्रिंग में जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसकी वजह से वो उसको एब्जॉर्ब करती है। अब अगर स्टिफ होगी तो वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब इतना नहीं कर पाएगी। इसलिए हम जनरली क्या करते हैं कि फ्लेक्सिबल स्प्रिंग काम में लेते हैं।
फ्लेक्सिबल स्प्रिंग क्या होगी, जैसे उसमें रोड पे कोई इरेगुलरिटी आएगी, रोड पे कोई बम्प या पिट होल आएंगे और वो स्प्रिंग उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो किस फॉर्म में करेगी कि स्प्रिंग आपकी ऑसिलेट होगी, वाइब्रेट करेगी। अब अगर फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है तो क्या करेगी कि कंटिन्यूस वाइब्रेट होती रहेगी। क्लियर? अगर वो कंटिन्यूस वाइब्रेट होती रहेगी तो जब व्हील वापस नॉर्मल सरफेस पे आ गया, यानी जंप से वापस नॉर्मल सरफेस पर आ गया है, तब भी अगर आपका सस्पेंशन सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है तो वो व्हीकल को क्या करेगा, डिसबैलेंस करेगा। इसलिए हम स्प्रिंग डिवाइस के साथ एक अलग डिवाइस काम में लेते हैं, उसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। शॉक मीन्स स्प्रिंग हम फ्लेक्सिबल काम में लेंगे, उसके साथ शॉक एब्जॉर्बर वो क्या करेगा, वाइब्रेशंस को डैम्प करेगा। जो एक्सेसिव वाइब्रेशन हो रहे हैं, यानी जैसे ही वो नॉर्मल रोड सरफेस पर आई है व्हीकल, उसके बाद भी अगर स्प्रिंग में आपके एक्सेसिव वाइब्रेशन हो रहे हैं तो उसको डैम्प करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसको कम करेगा। कौन? डैम्पर। In case of leaf spring suspension system, the friction between the leaves provide the damping effect. लीफ स्प्रिंग में क्या होता है, जो उनकी लीव्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वही क्या करता है, डैम्पिंग का काम करता है। बट बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ लुब्रिकेशन कंडीशन, द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो वेरीज एंड हैंस द डैम्पिंग करेक्टरिस्टिक्स डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। अब क्या होता है कि फ्रिक्शन आपका हर जगह यूनिफॉर्म नहीं रह सकता। फ्रिक्शन को कम करने के लिए वहाँ क्या किया जाता है, लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन सर्टेनिटी नहीं है, लुब्रिकेशन पीरियडिकली होता है। अगर वो आपका टाइम टू टाइम नहीं हुआ और उसमें लुब्रिकेशन का जो अमाउंट है वो सब जगह यूनिफॉर्म नहीं रहा है, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन का अमाउंट भी क्या करेगा, हर जगह वेरी करेगा, तो वो आपका यूनिफॉर्मली उसको डैम्प नहीं करेगा। Hence, additional damping is provided by means of dampers or shock absorber in case of coil spring. Spring initially absorbs the shock. The shock absorber absorbs the energy of shock converted into vertical movement of the axle by providing damping and dissipating the same into heat. अब क्या करता है स्प्रिंग, क्या करता है, इनिशियली जो शॉक लग रहा है, जो झटके लग रहे हैं गाड़ी में, उसको एब्जॉर्ब करता है। और शॉक एब्जॉर्बर क्या करेगा, जो शॉक की जो एनर्जी है, जो जर्क की जो एनर्जी है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, एक्सल के वर्टिकल मूवमेंट में। कैसे कन्वर्ट करता है, बाय प्रोवाइडिंग डैम्पिंग एंड डेसिपेटिंग द सेम इनटू हीट, यानी जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। और वो हीट एनर्जी वापस कहाँ हो जाती है, एटमॉस्फेयर में डेसिपेट हो जाती है, वातावरण में चली जाती है। Thus, it merely serves to control the amplitude and frequency of spring vibration. सिंपल टर्म में कहे तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, जो स्प्रिंग के जो वाइब्रेशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी को और उसके एम्पलीट्यूड यानी उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है। दो टाइप के आपके शॉक एब्जॉर्बर हो सकते हैं, आइदर फ्रिक्शन टाइप और हाइड्रोलिक टाइप। तो जो टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर है वो किस टाइप का है, हाइड्रोलिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कंस्ट्रक्शन, टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर की कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।